अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान 5 ओडीआई सीरीज़ का पहला मैच पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जा रहा है, जहां देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की बड़ी स्ट्रेंज बैटिंग परफॉर्मेंस रही है। आज 266 फॉर 2 की है, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हो सकता है बॉलिंग बहुत अच्छी हुई हो। आज के शो में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान ने पहला ओडीआई में फर्स्ट हाफ में कैसी परफॉर्मेंस रही है। अभी देखा जाए तो बैटिंग भी पाकिस्तान अच्छी कर रहा है, सिर्फ एक विकेट पे 100 रन कर लिए 19 ओवर्स में। सो हम आज के मैच के बारे में बात करेंगे, सीरीज़ के पूरे प्रॉस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और पीएसएल सीज़न 4 के हवाले से बात कर सकेंगे आज, क्योंकि हमारे साथ जो पर्सनालिटी आज हमारे साथ हैं उनके साथ वन ऑन वन है प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, जो साबिक केसीसी के प्रेसिडेंट हैं और मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पीसीबी रह चुके हैं साबिक। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। और थैंक यू। मैंने इसलिए कहा कि आपसे वन ऑन वन है आज क्योंकि पीएसएल के हवाले से बहुत सारे व्यूअर्स जो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि इस सीज़न में, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पीसीबी के चेयरमैन चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुए हैं, तो उसके हवाले से कुछ हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस है पीएसएल के हवाले से, तो वो हम आपसे जानेंगे। बिकॉज फर्स्ट 2 पीएसएल्स में आप हिस्सा थे सारी चीज़ों का, जो बहुत बड़ी सक्सेस रही फर्स्ट 3 सीजन्स, और उम्मीद है कि चौथा सीज़न भी बड़ी सक्सेस होगा। बल्कि हम स्टार्ट ही पीएसएल से अगर कर लेते हैं तो सर आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा इस बार, जैसे हमने देखा कि मार्केटिंग राइट्स फाइनलाइज होने में थोड़ा टाइम लगा, ऑल्दो बहुत अच्छे पैसों पे वो फाइनलाइज हुए। उसके बाद हमने देखा कि जो मुल्तान सुल्तान्स थी जिसका नाम अब रिटेन हुआ है और नई उसकी ओनरशिप आई, उसमें भी थोड़ा डिले हुआ। अभी हम देख रहे हैं कि कराची और लाहौर की प्रिपरेशन के हवाले से इतनी ज़्यादा खबरें नहीं आ रही। सो डू यू थिंक कि द प्रोसेस दिस टाइम अराउंड इज़ स्लाइटली स्लो, या आपको लगता है कि क्योंकि नई मैनेजमेंट है तो ये इसी तरह नेचुरली इसी तरह होना चाहिए था? नहीं, देखिए इस दफ़ा की जो मैनेजमेंट है उनकी स्ट्रेटजी पिछले सालों के मुकाबले में ज़रा डिफरेंट है। ठीक है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, स्ट्रेटजी ये है कि ज़रा तगड़ी बार्गेनिंग करो, थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि देखिए पीएसएल 3 हो चुके हैं और 3 पीएसएल की कामयाबी के बाद ये तो सबकी ख्वाहिश होती है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटर हो जाए, और जब वो आते हैं पीएसएल में एंटर होने की कोशिश करते हैं और उसमें जब किसी को भी अब कामयाब तो 3 के बाद तो कामयाबी तो नजर आ रही है उस पे, हाँ। पहले और दूसरे में जब हमने इसको स्टार्ट कराया था तो उस वक्त वाकई बड़े डाउट थे कि पता नहीं कामयाब होगा नहीं होगा। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि पीएसएल चल निकली है और बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी पॉपुलर चल रही है। बिल्कुल सही। रेट्स भी आप देखें ना, मुल्तान सुल्तान के जो रेट्स थे वो भी कितने हाई साइड पर गए थे। बिल्कुल सही बात है, 70 करोड़ प्लस पे टीम भी। जी हाँ, तो इससे ये जाहिर होता है कि जब हर आइटम को 1 बाय 1 वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर उसकी बिट्स कम लग रही है तो थोड़ा सा वेट कर लो। बिट्स तो बढ़ाने ही बढ़ा, बिट्स देने वाले भी साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं और तो इनको भी दीजिए। अब ये जो कॉम्पिटेंट लोग हैं इस वक्त पीसीबी के अंदर और जो पीएसएल से रिलेटेड हैं, इनमें भी ये सलाहियत है कि थोड़ा वेट करके देख लो कि दाम कितने बढ़ते हैं। जिस चीज़ को आप और हम महसूस कर रहे हैं कि शायद ये स्लो हो गए, मेरी नज़र में वो स्लो नहीं है, वो बार्गेनिंग टाइम दे रहे हैं कि बार्गेनिंग के जरिए से अपने रेट्स को बढ़ाया जाए और उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। बिल्कुल सही। सो यू आर सेइंग कि इनकी स्ट्रेटजी नई स्ट्रेटजी लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मोर मनी आउट ऑफ द सिचुएशन, ताकि जल्दी ना करें और अच्छी बिड मिले, और उसमें हम देख रहे हैं कि वो कामयाब भी हुए हैं। डू यू थिंक कि हमें पिछले साल हमने देखा कि कराची में जो एक मैच हुआ कराची में फाइनल हुआ, लेकिन हमने देखा कि उसकी सिक्योरिटी, उसकी ग्राउंड प्रिपरेशन, वहाँ पे तमाशाइयों को थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए। आपको लगता है कि इस बार जो अभी नेशनल स्टेडियम में काम हो रहे हैं ये सारे इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे, या आपको लगता है कि ये सीज़न भी थोड़ा व्यूअर्स के लिए थोड़ा टफ होगा जो लोग वहाँ पे जाएंगे? नहीं, देखिए अगर थोड़ा सा पिछले दफ़ा का भी जो फाइनल कराची में हुआ था मेरे हिसाब से तो बहुत कामयाब हुआ था। ठीक है, बहुत पब्लिक ने रश किया था। देखिए कामयाब हम किसको कहते हैं? कामयाब हम कहते हैं कि पूरे शहर, इतना बड़ा शहर, 3-2.5-3 करोड़ की आबादी हो, वो पूरे में हर तरफ पीएसएल की बातें हो रही हैं, यही सी को कामयाबी कहते हैं। और हर कोई चाहता है ग्राउंड में पहुंचना, हर कोई चाहता है ग्राउंड में पहुंचना। सही बात। और जितने लोग ग्राउंड के अंदर थे उतने लोग ग्राउंड के बाहर थे जो एंटर नहीं हो सके। सही बात। सिक्योरिटी बेहतरीन थी और उन्होंने जिस तरह से चेक पॉइंट्स बनाए थे बहुत ही मोस्ट सिक्योर्ड बनाए थे, इंतजाम बहुत अच्छे थे। ठीक है, इतने बड़े जब प्रोग्राम होता है जहां इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ मसाइल तो आते हैं। सही। इन मसाइल को अगर जहन में रखा जाए, मगर इसके साथ साथ कामयाबी को देखा जाए, तो मैं समझता हूं कि इस साल और ज़्यादा कामयाबी होगी। मेरे एक कैलकुलेशन ये जा रही है जहन में, क्योंकि जब पहली दफ़ा हम 3 साल का टेन्योर हमारा स्टार्ट हुआ था शहरियार साहब के ज़माने में, तो नजम सेठी साहब थे जो मेन उसको
करता देता थे, ठीक है। आज अगर नहीं है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उनके काम को ना सराहें, बिल्कुल सराहना चाहिए हमें। तो स्टार्ट उन्होंने जब लिया था तो इसमें अपने नर्व पर सेठी साहब ने ज़्यादा लिया था। सही है। उन्हीं को अगर खुदा ना खास्ता वो शुरू में नाकाम हो जाते किसी वजह से तो सारा करता रहता, सारा सेठी साहब पर ही जाता। सही बात। तो उन्होंने नर्व पे लिया, बोल्ड स्टेप्स उठाए और हम लोगों ने सारी सपोर्ट दी उनको, और अल्टीमेटली ये हुआ कि जो ये कामयाब हो गया पहला, क्योंकि पहला तो पूरा पहले साल तो हो ही नहीं सका। पहला साल जो हमारा था उसमें होमवर्क होता रहा, मगर वो टाइम बार हो गया था, और उसमें IPL और दूसरे जो चल रहे थे जिसकी वजह से कोई स्लॉट मिल नहीं रहा था कि इसको करा सकते थे। अगर कराते तो वो कामयाबी नहीं हो, सारी कैलकुलेशन करके अल्टीमेट ये हमारे बोर्ड ने, हम लोगों ने ये इसको नेक्स्ट ईयर पे शिफ्ट किया, इसको छोड़ दें, इसको ये होमवर्क रहेगा प्लस दूसरे काम करेंगे और अगले साल उसको इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल सही है। फिर ये दूसरे साल जब हुआ तो सब कुछ दुबई में हुआ, बहुत कामयाब गया। और तीसरे साल में इन्होंने लाहौर में फाइनल रखा, ये नहीं जो लाहौर में रखा, और कराची में जो हुआ। दूसरे साल में उन्होंने लाहौर में शिफ्ट किया उसका फाइनल, और तीसरे साल में कराची में शिफ्ट किया। अब 5 मैचेस कराची को दिए गए। देखिए 5 मैचेस का देने का मतलब ये है कि ये बहुत कामयाब गया। कामयाब होना ये इस बात की दलील है कि 5 इनको मैचेस दिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत ज़्यादा गेट मनी आएगी अगर कराची में मैचेस होंगे, जिस तरह का यहाँ पे रिस्पांस था, और ऑब्वियसली लाहौर को भी मैचेस मिल रहे हैं। और उम्मीद ये है कि अगर गेट मनी वाला एरिया अगर देखा जाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, बिकॉज जो फ्रेंचाइजेज हैं वो थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कमिंग डाउन टू द ब्रेक इवन सिचुएशन, के उनके अभी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 3 सालों में वो ब्रेक इवन पे नहीं पहुँच पाए हैं। उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें फारूकी साहब को लगता है कि थोड़ा सा वो काम करने की ज़रूरत है PCB को, कि किस तरह अल्टीमेटली फ्रेंचाइजेज हैव टू बी इन अ ईजी सिचुएशन ताकि ये लॉन्गर रन में PSL सक्सेसफुल हो सके। देखिए 5 फ्रेंचाइजेस हैं, अब तो मुल्तान सुल्तान भी शामिल है। क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं होता, हमें कुछ पिक्चर दिखाई जाती है कि ज़रूरी नहीं कि वो एक पिक्चर सच्ची वही तस्वीर एग्जैक्टली हो। ठीक है। PCB तो अपनी कैलकुलेशन करके जो बताता है उसमें तो कोई डाउटफुल बात ही नहीं, किसको कितना फ़ायदा हुआ किसको फ़ायदा नहीं हुआ। अगर ये देखा जाए कि उनके टूर्नामेंट के दौरान में ये जो फ्रेंचाइजेस जो अखराजात करते हैं, जिस लेवल के अखराजात करते हैं, अगर हम आपकी बात ये मान लें कि इनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर वो इतने अखराजात क्यों करते हैं? अगर एक दफ़ा कर लिया अगली दफ़ा वो कम कर सकते हैं। सही बात। वो अखराजात जो क्रिकेट से इतना ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ लोगों को नवाजने से होता है, अपने बुलाने से होता है, मेहमानों को बुलाने से होता है, दुनिया भर से मेहमानों को पूरे फ्लोर बुक होते हैं, इससे ये जाहिर होता है कि फ़ायदा तो होता है। मैं तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि फ़ायदा होता है। सर आप अगर मैथमेटिकली सोचें 70 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस या 5.2 मिलियन डॉलर्स की एक बंदा टीम लेगा, क्यों ले रहा है? टीम ले रहा है वो तो उसमें एक बड़ा चंक ऑफ मनी जो है वो PCB को ही दे रहा है, और वो प्लेयर्स पे उस पर खर्च करेगा। उसके बाद जो खर्चे आप कह रहे हैं वो तो सर टोटल कॉस्ट का 5-7% 10% होगा। तो आई थिंक कि वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि 90% एक्सपेंस क्या है, वो वही है जो PCB को जा रहा है और जो प्लेयर्स की मद में जा रहा है। मेरे कैलकुलेशन का तरीका तरीक़ेकार दूसरा है। सही है। मेरा तरीक़ेकार ये है कि ये देखा जाए कि फ्रेंचाइज वो अखराजात जो कट डाउन करते हैं, किए जा सकते हैं बड़े आराम से कर सकते, वो नहीं करते। सही है। जो वो नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ये सवाल होता है ना। वेरी ट्रू। भाई आप दुनिया भर से अपने मेहमानों को बुला रहे हैं, पूरा दुबई में पूरा फ्लोर आप बुक करते हैं होटल का। सही है। तो ये जो अखराजात आप कर रहे हैं उसमें तो कट डाउन कर सकते हैं, जिसमें कि करोड़ों रुपए बच सकते हैं आपके। जो वो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा नहीं है। आपकी देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जो बिजनेसमैन होता है उसकी पब्लिसिटी होती है। सिर्फ पैसा यहाँ से कमाना नहीं होता, जो पब्लिसिटी उसकी होती है वो भी तो बहुत बड़ी कमाई होती है, उसकी भी कॉस्ट है। ये तो बहुत बड़ी कॉस्ट है। तो जब पब्लिसिटी इतनी होती है तो उसके बिजनेस पर भी उसका असर पड़ता है। हाँ, मुल्तान सुल्तान के जो शोन ग्रुप था वो शायद इसको कवर नहीं कर, उनको कुछ शायद वहाँ पर नुकसान हो दुबई में काफ़ी हो गया, उसकी वजह से उनको बैकआउट करना पड़ा। तो फिर दूसरी टीम आ गई और उन्हें कितना हाई बिट लगाई। तो इससे अंदाज़ा होता है कि इसमें फ़ायदा है, 100% फ़ायदा है। और वो फ़ायदा हमें नज़र नहीं आता, मगर हकीकत यही है कि ये फ़ायदा इस तरह से है कि वो अखराजात से पता चल जाता है।
मेरी कैलकुलेशन का तरीक़ेकार यही है कि भाई आप देखिए इतने अखराजात ये क्या कर और रहे सर हैं। किसी और आपकी बिकॉज आपने 2 साल पीएसएल को बनाने वालों में से आप हैं और आपकी बात में बिल्कुल वजन है, और आपने हमें एक ब्रेकिंग भी दी है कि जो फ्रेंचाइजीज इतना लॉस दिखाते हैं वो इतना लॉस नहीं है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। और आपकी बात इस लिहाज से भी सही है कि फॉर एग्जाम्पल क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है उसकी कॉस्ट थी 19 करोड़ रुपये। आज अगर मुल्तान सुल्तान 70 करोड़ की बिकी है तो क्वेटा ग्लेडिएटर्स का जो एसेट है वो 70 करोड़ तक तो पहुंच ही चुका है, 70 नहीं तो 50 करोड़ तक तो पहुंच चुका है। सो तो जो ओनर रो रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है, उसकी एंटिटी या उसका एसेट तो बन चुका है 50 करोड़। नदीम उमर साहब जो हैं माशाल्लाह से एक बड़े प्योर बिजनेसमैन है और उनको ये पता है कि कहाँ कट डाउन करना है, कहाँ चलना है, कहाँ स्लो चलना है, कहाँ फास्ट चलना है। ये इनकी एक कैलकुलेशन है उनकी, बिल्कुल सही बात माशाल्लाह से अल्लाह ने। और हमने देखा है कि ये वो फ्रेंचाइज है जिसने जो बाकी एक्सपेंसेस की बात करें उसमें ज्यादा उनके हाथ नहीं है। दे हैव बीन वेरी केयरफुल विद दीस काइंड ऑफ हर स्टेप में वो केयरफुल रहते हैं। और दूसरी फ्रेंचाइज भी जब चूंकि ये ही इज अ गुड बार्गेनर, तो आगे जब वहाँ बार्गेनिंग होती है तो नदीम उमर साहब को लोग आगे बढ़ाते हैं कि भाई जरा आप इनसे बार्गेन। इसका मतलब है कि लोगों को इतना एतमाद है नदीम उमर कि वो सही नेगोशिएट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। ये बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसको अगर हम पीएसएल को अगेन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इवेंट हैज़ टू सर्व क्रिकेट इन पाकिस्तान। हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि, और हम किसी हद तक कामयाब भी हुए। हमें फ़खर जमान, शादाब, फ़हीम अशरफ, लॉट ऑफ प्लेयर्स, आसिफ अली, अच्छे प्लेयर्स हमें मिले। डू यू थिंक कि वो सिलसिला थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है और हम जो लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ आएंगे कि स्ट्रगल कर रहे हैं हम? सो पीएसएल का वो वाला फ़ायदा कि आपके अच्छे क्रिकेटर्स आपके प्रोड्यूस हों और लॉन्गर फॉर्मेट के, ओडीआई क्रिकेट के, T20 के सारे अच्छे क्रिकेटर्स प्रोड्यूस हों। डू यू थिंक कि वहाँ हम थोड़ा सा अब लैग कर रहे हैं? अब थोड़ा सा ये फ्रेंचाइजेज जो हैं उनका जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट को भी इन्हेंस करने में मदद दें। हाँ, ये तो खैर आपकी बात सही है कि उनको ज़्यादा देना चाहिए। जैसे लाहौर के जो हैं वो बहुत काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सबको काम करना चाहिए और इससे क्रिकेट में फ़रोग़ होगा और जिम्मेदारी में भी आती है बात उनके। ये तो खैर एक अलग बात है इसमें। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जब फ्रेंचाइज का अरेंजमेंट होता है, उनके ये जिम्मेदारी में नहीं आता कि साहब आप T20 तो खिलाते हैं अपने साथ, मगर उसके साथ आप टेस्ट की तैयारी भी आप कराएं। इनडायरेक्ट जिम्मेदारी आती है मगर डायरेक्ट नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात। अब ये काम होता है पीसीबी का। पीसीबी में जो साइकियाट्रिस्ट है, एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट रखें और उनको डिफरेंशिएट करके बताएं कि भाई ये T20 इस तरह से खेला जाता है और लॉन्गर जो क्रिकेट है टेस्ट वो इस तरह से खेली जाती है, और अपने टेम्परामेंट को कैसे सेट करें उसके। एग्जैक्टली। और इसी वजह से उनको चाहिए कि उनको खूब प्रैक्टिस कराएं, इसी लॉन्गर वर्जन वाले क्रिकेट को प्रैक्टिस कराएं और उनको साइकोलॉजिकली ये ट्रेनिंग दें उनको कि भाई इसके गेम में और T20 में थोड़ा फर्क होता है। सही है। आप ये नहीं कि आते के साथ ही शुरू हो जाएं और शुरू के पता चले कि 20-25 रन्स में जो है वो 5-5 विकेटें उड़ा दें अपनी, या एकदम बहुत अच्छा चल रहे हैं 150 रन तक कोई विकेट नहीं गिरी और पता चला 20-25 में आपकी सारी टीम बाहर आ गई। ये देखिए, अगर आप गौर करें पिछला इसी कोलैप्सिस, अगर हम इसको अगर आप साउथ अफ्रीका भी अगर आप देखें, गौर अगर करें, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा नहीं खेला। बिल्कुल स्कोर अगर देखें, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा नहीं खेला। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान बहुत अच्छा नहीं खेला बल्कि बहुत खराब खेला। अगर ये अच्छा खेल जाता तो जीत जाता, यही एवरेज भी खेल जाता ना तो भी जीत जाता। ऐसी सिचुएशन थी। हमने ये बारहा बात की कि सरफराज की कप्तानी को, अगर हम उनकी पहली टेस्ट सीरीज जो हमने देखी थी श्रीलंका के अगेंस्ट, जहाँ 2-0 हम हारे थे, वहाँ से अगर हम देखते जाएं 2 चीज़ें कॉमन रही हैं। एक चीज़ बड़े सिवियर कोलैप्सिस, आप यहाँ पे भी 17 पे 5 विकेटें, आप यूएई में हमने देखा कि 24-25 रन चाहिए 5 विकेटें वहाँ लूज़ की, या 60 रन पे 7 विकेटें हमने लूज़ की। और दूसरी चीज़ के क्रिटिकल मोमेंट पे परफॉर्म ना करना, मतलब आप 4 रन से टेस्ट मैच हार गए, आप कोलैप्स कर गए। साउथ अफ्रीका भी हम गए तो पहले टेस्ट मैच में हम दूसरे दिन टी पे हम इस पोजीशन पे थे कि हमारी 50 की लीड थी, हमारी 1 विकेट थी। उसके बाद हमने पूरे एक सेशन में सारी विकेटें गिरा दी, 9 विकेटें। सो ये दो फैक्टर्स जो हैं कि हम क्रूशल मोमेंट पे परफॉर्म नहीं कर पाते और हमारे बैटिंग कोलैप्सेस होते हैं। डू यू थिंक ये 2 रीजंस वो हैं जो सरफराज की कप्तानी में जो है वो बड़े नेगेटिवली एक्सपोज हुए हैं? देखिए, एक बात आप ध्यान में रखें कि कप्तान का रोल कहाँ कहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। कप्तान का सबसे बड़ा रोल होता है मैदान में, जब फील्डिंग कर रही होती है। सही। उनको बॉलर चेंज करना होते हैं, उसको पीछे से बोलना होता है, बताना होता है कि भाई अभी इसने छक्का खेला, 6 मारा है, तो अब आप बॉल को थोड़ा चेंज करके देखें। ये वो उसमें पूरा इन्वॉल्व रहता है। ठीक है। मुझसे आप देखें सरफराज की आवाज़ आती रहती है पीछे से, बिल्कुल आती है। तो ये
बैटिंग में तो एक बैट्समैन को भेज दिया ना, अब सरफराज क्या करेगा? जब आपने बैट्समैन को मैदान में भेज दिया तो सरफराज तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सर आप इससे एग्री करेंगे कि सरफराज जो है वो हमने देखा है कि एशिया कप में जब हमारी परफॉर्मेंसेस खराब हो रही होती थी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम भी कभी कभी सोचते हैं कि जब बैट्समैन चला गया ना आप उसको छोड़ दें, वो प्रेशर आप ना दें। हमने देखा कि वो डगआउट में बैठे बैठे वो सारा प्रेशर ले रहे थे कि बैट्समैन ये नहीं कर रहा, आपके कोच भी वो उसी उसमें होते हैं कि वहाँ पे कोच का ड्रामा दूसरा है, वो तो ड्रामा दूसरा है। सर इस पे आते हैं, एक ब्रेक हमें लेना है, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कोच और कप्तान के बारे में जो बात हो रही है उसकी डिटेल में हम आंसर लेंगे फारूकी साहब से। स्टे विद अस। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन। हमारे साथ हैं प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी। सरफराज अहमद हमारे जो कप्तान है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि हमने, जैसे प्रोफेसर साहब ने हमें समझाया कि जो कप्तान का रोल होता है वो जब वो फील्ड पे होते हैं तो वो ज़्यादा रोल होता है, उनको फील्डर्स बॉलर्स को लेके चलना होता है, लेकिन जब टीम बैटिंग कर रही होती है तो कप्तान जो है वो डगआउट में बैठा होता है और जो प्लेयर्स दो खेल रहे होते हैं। लेकिन मैंने सवाल ये किया था सर के कप्तान हमारे अंडर प्रेशर रहे, लेकिन आप हमारे, और मैंने कोच का भी सवाल किया कि कोच भी बड़े रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो आप हमारे कोच के हवाले से कुछ हम इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे थे। नहीं, कोच तो ड्रामा, फुल ड्रामा किया उसने। अच्छा, देखिए बात यह है कि कोच कितनी और टीमों के अगेंस्ट जब पाकिस्तान खेला था तो इतना पागल नहीं हो रहा था, इतना रिएक्शन पब्लिक को दिखाते हुए इतना पागल नहीं हो रहा था। मैं तो लफ्ज़ पागल इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ क्यों पागल हो रहा है ये? क्यों? कि उसके जहन में है कि साउथ अफ्रीका की टीम खेल रही है, अगर मैं खुद को नॉर्मल रखूंगा और टीम हार रही है तो लोग मुझ पर एतराज कर, उंगलियां उठाएंगे कि भाई उंगलियां उठाएंगे। तो कम से कम अपने एक्शन के जरिए तो शो कर सको कि भाई मैं बहुत पागल हो रहा हूँ, मैं दिमाग मेरा पागल हो गया, और खूब अपने एक्टिंग कर रहा है। ये एक्टिंग कर रहा है, ये सारा का सारा सही है बिल्कुल। और आप देखिए कि जब साउथ अफ्रीका चली जाएगी नॉर्मल हो जाएगा ये बिल्कुल। सर आप खुश हैं मिकी आर्थर की परफॉर्मेंस से, अजहर महमूद की परफॉर्मेंस से, ग्रांट फ्लावर की परफॉर्मेंस से? आपको नहीं लगता कि बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं कि अब इतने बैटिंग कोलैप्सेस आपके हो रहे हैं, आपकी इतनी बुरी बैटिंग है टेल एंडर्स की? हम तो एक ज़माने में मशहूर थे कि हमारी टेल जो है वैक करती थी, मोइन खान, वसीम अकरम, इवन अजहर महमूद भी साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में उन्होंने 2-2 सेंचुरियाँ स्कोर की हुई हैं। सो आपको लगता है कि जो आपका टेक्निकल स्टाफ है उस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, या आप खुश हैं? क्वेश्चन मार्क तो है, ये तो फैक्ट है ये कि कोचेस पर, और काम ही क्या है कोचेस का। सही, आप देख रहे हैं कि तसलसल से ये कोलैप्स हो रहे हैं इनके। एक तो ये है कि थोड़ा सा ये जो कंटिन्यूस सीरीज चलती है ना, थोड़ा सा इसमें गैप्स आना चाहिए, ताकि पिछली सीरीज जो ये हारते हैं उसको स्टडी करें, एनालाइज करें, अगले टूर्नामेंट को तैयारी करें। यहाँ तो तैयारी का मौका ही नहीं मिल रहा है इनको। दूसरा ये कि कोई बहुत ही एक्सपर्ट साइकोथेरेपिस्ट चाहिए इनको। मेरी कैलकुलेशन ये है कि बहुत ही एक्सपर्ट साइकोथेरेपिस्ट चाहिए जो स्टडी करे कि किस प्लेयर की क्या है, और उनको भेजें बूट कैंप में। जो एबटाबाद का बूट कैंप होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उससे फिजिकल फिटनेस पर बड़ा असर पड़ता है। जब फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है तो आपके नर्व, आपका सब चीज़ एकदम A1 चलती है। सही है। और जब वो A1 चलती है तो फिर बैटिंग भी अच्छी हो जाती है, बॉलिंग भी अच्छी हो जाती है। तो आप देखिए कि उसको मिसबा ने कितना सराहा था अपने उस एक्शन के जरिए। इंग्लैंड सीरीज हमने ड्रॉ की थी, नंबर 1 साइड बने थे हम। एग्जैक्टली। एबटाबाद का जो बूट कैंप था उसने बड़ा पार्ट प्ले किया था, और उसको सलाम किया था मिसबा ने। आपको याद होगा? जी जी याद है। तो वो क्यों सलाम, उसको ये पता है, उसको ही नोज इट वेरी वेल कि ये बूट कैंप कितना कामयाब होता है। ये फौजियों के अंडर में जब ये काम करते हैं, फौजी को खुदा न खास्ता इनको मार पिटाई थोड़ी करते हैं इनके साथ। सही बात है, स्ट्रॉन्ग करते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग। उनकी जो रोजाना के फिजिकल फिटनेस का जो काम है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब वो फिजिकली एक आदमी स्ट्रॉन्ग होता है तो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ जरूरत है, अब आप कंटिन्यूसली थक रहे हैं, इनको थोड़ा सा गैप दें, और कुछ अरसे के लिए एबटाबाद भेजें, इनको ट्रेनिंग हो, उसके बाद फिर चाहे बहुत सर्दी है तो एबटाबाद नहीं तो किसी और जगह भेज दें, मगर अंडर सुपरविजन आप स्ट्रॉन्ग कोई हो उसके अंडर में अगर इनकी ट्रेनिंग हो जाए एक दफ़ा, फिर उसके बाद नई सीरीज स्टार्ट करें। थोड़ा सा गैप चाहिए होगा इनको। प्रोफेसर साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि साइकोथेरेपिस्ट होना चाहिए, इनके बूट कैंप्स होने चाहिए, प्रैक्टिस थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, डू यू थिंक कि अब पाकिस्तान को सीरियसली देखने की ज़रूरत है कि अगर हम टेस्ट साइड को अच्छा करना है? क्योंकि हम अपने अपने शो में कल भी बात की थी कि विराट कोहली ने रिसेंटली कहा है कि उनका विजन ये है कि इंडिया को वो टेस्ट क्रिकेट का सुपर पावर बनाए। सो हमारा भी कोई ऐसा विजन होना चाहिए कि लॉन्गर क्रिकेट में हम अच्छा करें, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट की हार जो होती है वो काफ़ी अरसे तक उसका बोझ रहता है। और टेस्ट रैंकिंग में अच्छी रैंकिंग पे होना बड़ा रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी साइड में कितना स्ट्रॉन्ग क्रिकेटर्स हैं। सो आपको लगता है कि नाउ द टाइम हैज़ कम कि हम टेस्ट क्रिकेट को सीरियसली लें, और उसके लिए अगर हमें इफ़ वी हैव टू हैव 6 or 7 स्पेशलिस्ट प्लेयर्स फॉर टेस्ट क्रिकेट तो वो भी हम करें, साइकोथेरेपिस्ट वाली चीज़ भी करें,
हालांकि अब हमारे टेस्ट मैचेस बहुत देर से होने हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ अब उतरना चाहिए हमें। देखिए आपकी बात में बड़ा वजन है, ठीक, मसला ये है कि अभी वर्ल्ड कप सामने आ रहा है, तो true. अगर ये इन्होंने ट्रेनिंग का शिफ्टिंग कर दी टेस्ट की तरफ, फोकस चेंज हो जाएगा, तो फोकस चेंज हो जाएगा। तो उस फोकस के साथ चेंज नहीं किया सकते। इस पर तो सारा फोकस इनका वर्ल्ड कप वनडे पर होना चाहिए, वर्ल्ड कप पर होना चाहिए। तो इस फोकस को बगैर शिफ्ट किए हुए सारा जो ट्रेनिंग सब कुछ की जाए वो वनडे के हिसाब से की जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप में इनको आना, जब चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं ये, तो वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। सही, एक असरात तो हैं उसके। सही है। और आप देखिए ना, आज इन्होंने 266 रन जो बनाए हैं और सिर्फ 2 ही विकेटें गिरी हैं। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका के ये नाकाम फेलोर है बैटिंग का, ये बिल्कुल सही बात। मैं उसको अच्छा नहीं समझता। 260 रन पाकिस्तान चाहे जीते या हारे वो एक अलग बात है। हमारे बॉलर्स की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि विकेट न लेने के बावजूद भी उनकी टीम को कंटेन किया। बिल्कुल, उनको तो 300 से ऊपर जाना ही जाना था। उनका न जाना, ये बात करते मेरे हिसाब से उनका एक तरीके से फेलियर है ये। और इतनी फ्लैट विकेट थी जब बड़ा इजी था। आज एक डेब्यूटेंट थे साउथ अफ्रीका के जिन्होंने 95 रन स्कोर किए, 93। आशिम आमला ने 100+ स्कोर किया, 108 स्कोर है इनका। आपको लगता है कि ये आपने वैसे ही कह दिया कि वो फेलियर है साउथ अफ्रीका का, कि सिर्फ 2 विकेट लूज करके आप 266 कर रहे हैं? आप नहीं, कम है, बहुत कम है। इसको 300 तो 100% क्रॉस। आपको लगता है हमारे बॉलर्स को भी क्रेडिट जाना चाहिए कि ऐसे फ्लैट विकेट पे कंटेन किया उन्होंने? देखिए ना, ये 266 क्या स्कोर है। बिल्कुल सही बात। ये तो कितना अच्छा स्कोर नहीं है। 6 रन भी एवरेज ना हो वनडे के अंदर, तो वैसे आदमी चाहे कुछ भी कह ले उसमें कि भाई बड़ा उन्होंने बड़ा एक सेंचुरी बनाई और 93 ऑलमोस्ट सेंचुरी हो गई। 2 प्लेयर का तकरीबन सेंचुरी बनाए, तो उनका स्कोर 300 तो क्रॉस करना ही करना चाहिए था, मगर नहीं किया उन्होंने। ये कामयाबी हमारे बॉलर्स की, हमारे विकेट न लेने पर भी ये हमारे बॉलर्स की कामयाबी है। मुझे काफी उम्मीद है कि अगर ये विकेट नहीं गिरी और पाकिस्तान की टीम अगर आगे थोड़ा खेल गई तो आज मैच मार लेंगे, जीत सकता है पाकिस्तान। बिल्कुल सही है सर। आपने जैसे कहा कि सारा फोकस जो है हमारा वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप पे होना चाहिए, जो लकीली इंग्लैंड की कंडीशंस में हो रहा है जहां हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। सो उससे भी हमें बड़ा करेज मिलता है। और जो हमारी अभी ओडीआई की साइड सेलेक्ट हुए, 16 प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं, उसमें भी हम वो ऑब्वियसली वो टीम होगी जो आपके वर्ल्ड कप के प्लान्स को देखते हुए होगी। उसमें हमने देखा कि दोबारा जुनैद खान जो है वो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड, हालांकि वो बांग्लादेश लीग खेल रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि आसिफ अली जो काफ़ी अरसे से उनको लेके चल रहे थे, उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, हालांकि वो अभी साउथ अफ्रीका में सीरीज़ जो उनकी T20 लीग हो रही थी उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं कुछ उन्होंने। और हमने देखा कि हुसैन तलत अचानक से टीम में आए, आबिद अली जिनका बड़ा शोर हो रहा था और एक दिन पहले लग भी रहा था कि शायद वो सिलेक्ट हो गए हैं, अचानक से उनका नाम निकला और हुसैन तलत आए। डू यू थिंक कि ये जो 16 लोग सिलेक्ट हुए हैं ये pretty much are the players who are going to be in the World Cup? या आपको लगता है कि अब आबिद अली और जुनैद खान जिन पे बहुत लोग बात कर रहे हैं कि दे शुड बी पार्ट ऑफ द टीम, वो आ सकते हैं किसी पॉइंट पे टीम में? अच्छा, मैं देखिए सच्ची बात यह है कि हम और आप जब डिस्कस करते हैं ना, तो हमारा दिल बोलता है सही कि इस प्लेयर के साथ नाइंसाफी हुई, इस प्लेयर के साथ इसको टीम में होना चाहिए। मगर जब उससे बेहतर बॉलर मौजूद हो, सही है, तो फिर हम ये कहते हैं चलो ठीक है। और वो बांग्लादेश खेलने चला गया और रीजन ये दिया गया था कि वो अनफिट है। अनफिट है तो बांग्लादेश खेलने कैसे चला गया? ये उसने अगर देखिए ना, बांग्लादेश खेलने गया और खुदा न खास्ता इंजरी, और वाकई अगर अनफिट था, इंजरी अगर हो गई तो उसका तो ये भी तो हरकतें हो रही है ना प्लेयरों की, कि भाई एक प्लेयर को अगर डिक्लेयर कर दिया था कि अनफिट है और वो कहीं जाकर खेलता, और वो जो बांग्लादेश के जो वो खेलेगा तो उसमें खुदा न खास्ता उसको इंजरी अगर मजीद हो गई। 2-3 मैचेस खेलने हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ही इज लुकिंग वेरी फिट ओवर देयर। तो जरूरी नहीं, वह हमारे जो बॉलर्स हैं, बॉलर साइड से हमें शिकायत नहीं है। तो सर आप कह रहे हैं जुनैद खान से बेहतर बॉलर मोहम्मद आमिर, शिनवारी और शाहिन शाह अफरीदी हैं? बिल्कुल सही है, आप सही करें। क्योंकि सर लेकिन हमने एशिया कप में हमने देखा कि बड़ा स्ट्रगल किया शिनवारी ने, ही कोई परफॉर्मेंस नहीं आई उनसे। आज भी विकेट नहीं मिली, आज भी विकेट नहीं मिली, ठीक है, विकेट नहीं मिली, मगर इस कंटेन कराने में इसका शनवारी का भी रोल है। तो आपको लगता है शनवारी इज अ बेटर बॉलर देन जुनैद खान? शनवारी देखिए कम एज का है, सही है, और शनवारी में एक सर जान तो मोहम्मद है। आमिर भी ज्यादा एज के हैं। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कम एज का है शनवारी। किसी को अगर कम एज है और फास्ट बॉलर है, हाइट इसकी ऐसी है, तो इसके असरात देखिए, कभी विकेट ले या ना ले, ना ले और कंटेन कर। सर आपको ये नहीं लगता कि मोहम्मद आमिर जो हैं वो क्योंकि चहीते हैं मिकी आर्थर के, तो आज वो मैच खेले भी नहीं है मोहम्मद आमिर, लेकिन ही इज पार्ट ऑफ द स्क्वाड, आपको नहीं लगता कि जुनैद खान मोहम्मद आमिर की जगह होने चाहिए थे? देखिए ये बात ध्यान में रखें कि जितने भी सिलेक्टर्स होते हैं, कोचेस जो होते हैं, वो अपनी नौकरी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो बात तय है उसमें। हम और आप समझते हैं, हम जब कैलकुलेशन करते हैं बिल्कुल सही करते हैं कि भाई फलां को खिलाया, फलां को नहीं खिलाया, फलां को खिलाया, फलां को नहीं खिलाया, तो इसका मतलब ये चाहिए है, ठीक है,
हमारी कैलकुलेशन अपनी जगह होती है, मगर सबसे बात है कि जब वो खिलाएगा नहीं या किसी को खिलाएगा तो उसको तो अपनी ये भी देखना है कि परफॉर्मेंस अगर नहीं होगा तो अल्टीमेटली तो सारा उसी को भुगतना पड़ेगा। सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो हम जैसे जहाँ नौकरियाँ करते हैं हम डरते हैं कि भाई गलत काम करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंजमाम उल हक कितना बड़ा नाम है कि आप कितने भी क्वेश्चन करें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे सामने इमाम उल हक की मिसाल है, आपने लगातार 3 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फ्लॉप किए उन्होंने, यहाँ वाली कंडीशंस में, हमारी होम कंडीशंस में, यूएई की कंडीशंस में, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कंप्लीट फेलियर, आखिरी इनिंग में कुछ रन्स किए उसमें भी 2-3 बार उनको चांसेस मिले, फर्स्ट टेस्ट मैच में एक अच्छा मौका था उनको रन करने का, नहीं किए उन्होंने। सो नोबडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चंस फ्रॉम। असल में कसूर इसका है ना कि वो इमाम उल हक का भतीजा है ना, तो सर तो वो थोड़ी सी बात ये है कि लोगों की क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर कि भाई एक प्लेयर जो इतना कामयाब नहीं जा रहा है तो उसको हटा क्यों नहीं दिया जाता, मगर जब वो हटाने के करीब आता है तो एक इनिंग आ जाती है, एक इनिंग फ्लैट विकेट पे आ जाएंगे 50 60 70 रन, तो फिर वो कहता है अच्छा जी ठीक है फिर अंदर रख लो उसमें। ये थोड़े लेकिन सर ये मजाक नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, मतलब आबिद अली हो गए, फवाद आलम हो गए, खुर्रम मंजूर हो गए, उनके साथ नाजायज है। फवाद के साथ तो बहुत जाती है, फवाद ने तो भाई मिडिल ऑर्डर हमारा पहाड़ है, वो खड़ा हो जाता है तो इस वक्त फिर टीम को आगे मैंने मुश्किल हो जाता है किसी टीम को उसको आउट करना। ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बड़ा कॉन्फिडेंट खेलता है, उसका अपने रिफ्लेक्सेस बड़े ज़बरदस्त हैं। सर उनका क्या कसूर है सर, क्यों नहीं आते टीम में? नहीं बस वो नहीं लाते, ये कोई जवाब इसका प्रॉपर दे नहीं पा रहा कोई कि फवाद आलम के बारे में कोई जवाब नहीं दे पा रहा। अब उसकी फिटनेस, अभी मेरी कल मुलाकात हुई है, कल उनकी राशिद लतीफ़ के वालिदा का इंतकाल हुआ तो उसमें गले मिला, तो मैंने कहा कि तुम तो वक्त के साथ साथ और फिट होते चले जा रहे हो माशाल्लाह, तो कहने बस फिट ही होते रहेंगे हम। क्या बोलता बेचारा वो। सही बात है, सही बात। हम तो, लेकिन मैं तो आपको पता नहीं शायद याद है नहीं है कि जब मैं सेक्रेटरी था केसीसी का जी, तो फवाद आलम या खुर्रम मंजूर वगैरह के सिलसिले में मैंने जब शदीद एहतियात किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी याद होगा, तो मुझे भट्ट साहब जो थे चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे केसीसी से निकाल दिया उन्होंने। अच्छा। फिर जब दूसरे आए चेयरमैन आए उसके बाद तो उन्होंने फिर मुझे कॉल किया कि भाई ये क्या किस्सा है, मैंने सारा बताया कि भाई ठीक है मैं तो किया था मैंने एहतियात और ये जुल्म था उनके साथ। सही बात। ये एक वक्त ऐसी स्टेज आ गई थी कि कराची के प्लेयर खिलाई नहीं जा रहे थे, तो मैं नहीं करूंगा एहतियात करूँ तो कौन करेगा, केसीसी का प्रेसिडेंट नहीं करेगा तो कौन और क्या। मैं उस वक्त सेक्रेटरी था मैं, तो फिर उन्होंने फिर रख लिया, उन्होंने कहा नहीं आपकी बात जेन्युइन है, उन्होंने पूरा मुझे वापस लेकर आए वो। ठीक है, इस बात को माना कि नहीं एक आदमी अगर बोल्डली अपने एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है और वो अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा है ना, वो तो प्लेयरों के लिए मांग रहा है, तो उसका क्या कसूर है। सर जब थोड़ा सा फवाद आलम का प्रेशर बिल्ड हुआ था, हमने देखा था, तो इंजमाम उल हक ने स्टेटमेंट दिया था कि वो हमारे प्लान्स में हैं, और एक अच्छा मौका आया था जब आपके मिसबाह उल हक जा रहे थे, यूनुस खान जा रहे थे आपकी साइड से, तो जैसे आपने कहा कि वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको आउट करना मुश्किल हो जाता है मिडिल ऑर्डर में, और आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। हम देख रहे हैं कि असद शफीक से रन नहीं हो पा रहे, हम देख रहे हैं कि इवन अजहर अली से रन नहीं हो पा रहे। सो आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा चीफ सेलेक्टर से किसी को पूछना चाहिए कि भैया आपके प्लान्स में वो थे, आपके मिडिल ऑर्डर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो वाई इज़ ही नॉट इन द टीम? वो तो मेरे ख्याल से पब्लिक को थोड़ा सा मुतमईन करने के भी हमारे प्लान में है, वो प्लान ही प्लान आज तक चल रहा है, उसको कुछ हुआ नहीं उसमें। हाँ नहीं उसका बड़ा, क्योंकि ये कहा जाए कि भाई दूसरे प्लेयरों के बारे में तो कहा चलो भाई एक प्लेयर का आप नहीं करें, दूसरा प्लेयर से बेहतर खेला। सही है। बात मिडिल ऑर्डर तो हमारा कोलैप्स एकदम हो जाता है, और हमें चाहिए ऐसे कॉन्फिडेंट बैट्समैन जो मिडिल ऑर्डर के तौर पर एक जब वो जाए तो लोगों को पता चले कि विकेटें गिरी, 5 विकेटें गिरी, 3 विकेटें 4 विकेटें गिरेगी, अब ये पहुंच गया ना, अब ये संभालेगा। सही है। ऐसा बैट्समैन कोई है ही नहीं। सर हम तो इंतजार कर रहे होते हैं 5 गिरी तो अब तो बस टीम गई, और वही होता है इसमें। तो मिडिल ऑर्डर के अंदर एक ऐसा बैट्समैन जिसको लफ्ज़ पहाड़ के कहा जाता है, ऐसा बैट्समैन फवादी है। बिल्कुल सही है। जैसे हमें याद है माइकल बेविन जिस तरह खेलते थे, वेरी अनऑर्थोडॉक्स, लेकिन इतने वो कामयाब होते थे, इतना उनके रिजल्ट्स आते थे, अच्छी एवरेज और चेस डाउन करते थे। डू यू थिंक कि पाकिस्तान को इवेंचुअली ओडीआई में भी बड़ा कॉस्ट करेगा अगर आप मेरिट पे प्लेयर सेलेक्ट नहीं करेंगे? आप चैंपियंस ट्रॉफी तो आप जीत गए, और जैसी हमारी एशिया कप में परफॉर्मेंसेस आई, एक मौका ऐसा है हम ये बोलना शुरू हो गए कि शायद चैंपियंस ट्रॉफी की जो जीत थी वो एक फ्लूक था, हम जीत गए बिकॉज हम एशिया कप में बहुत बुरे तरीके से हारे हैं। डू यू थिंक कि ये सिचुएशन हम दोबारा देख सकते हैं अगर हम राइट कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे वर्ल्ड कप से पहले? देखिए जैसे क्योंकि अभी जिस साउथ अफ्रीका की साइड से खेले सर, उसमें उन्होंने अपने की प्लेयर्स को रेस्ट किया हुआ है, अभी भी स्टेन नहीं खेल रहे इसमें, इनके जो कीपर हैं वो नहीं खेल रहे। सो डू यू थिंक के
साउथ अफ्रीका इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड कप, वो अपने नए प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपनी फुल स्ट्रेंथ साइड लेके गए हैं और हम अपने फुल स्ट्रेंथ प्लेयर्स खिला रहे हैं, तो इतना मवाजना हमें नहीं करना चाहिए। साउथ अफ्रीका ने अपने जो प्लेयर बैंक है उसको वाइड किया कि भाई ये प्लेयर हैं, रोको, चलो दूसरों को ट्राई करो। अच्छा, पाकिस्तान में भी ये कोशिश तो हो रही है, मगर चूंकि मुसलसल शिकस्त हो रही है, इसकी वजह से सबसे पहले तो मोराल को बूस्ट करने के लिए और जो भी बेस्ट प्लेयर है उनको पूरा का पूरा खिलाना पड़ता, पूरी टीम उतारना पड़ती है इस वक्त, जो उनकी कैलकुलेशन में बेस्ट प्लेयर होते हैं। सर आप देखें, इमाद वसीम जैसे प्लेयर को आप कनाडा के अगेंस्ट भी ड्रॉप नहीं करते, सही है, आप शान मसूद को कनाडा के अगेंस्ट भी ट्राई नहीं करते, आप शान मसूद को हारिस सुहेल इंजर्ड होते हैं, बिल्कुल ही ना नहीं खिलाना होता लेकिन खिलाना पड़ जाता है, तो आप खिलाते हैं और वो परफॉर्म कर जाता है। आप किसी प्लेयर्स को बिल्कुल ही बिठाना नहीं चाहते, आप इमाद वसीम, आप इमामुल हक को किसी सिचुएशन में बैठाना नहीं चाहते, तो आप कैसे, आप जैसे आपने कहा कि हम भी कोशिश करेंगे, आप बार बार इमामुल हक का नाम ले रहे हैं, मैं तो हाँ, वो फोकस जो भी सुनेगा ना हाँ, वो ये समझ रहा होगा भी इनाम चूंकि अपने चीफ सेलेक्टर का भतीजा इस वजह से उसको खिलाया जा रहा है, तो वो बार बार वो उसको जहन हिट कर रहा होगा। हाँ। नहीं इसमें देखिए, लेकिन सर ये है ना सर, ये फैक्ट है, आपने एशिया कप के सारे मैचेस खिलाए, कोई बहुत ज्यादा विनिंग परफॉर्मेंस असल नहीं। में इसके बारे में सब यही कहते हैं कि भाई एक प्लेयर को अगर आप खिला जाएंगे कहीं तो वो सेंचुरी करेगा, तो ये कोई बड़ा कारनामा नहीं है, तो थोड़ा इस पर भी सिलेक्टर्स को सोचना चाहिए कि भाई आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो ओपनर है, हमें अच्छे ओपनर्स की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो अच्छे ओपनर्स के लिए हमें 4 प्लेयर हमारे ऐसे रहना चाहिए कि जिस वक्त भी ओपनर कोई ना खेले, ओपनर जो होता है, ओपनिंग गेम जो होता है वो बड़ा टेक्निकल होता है, उसका स्टाइल अलग होता है, वो हर पिचेस को देखते हुए अपनी ओपनिंग करता है वो। सही बात। मगर आपने अगर 2 ही रखे ओपनर और उसमें से कोई एक नहीं खेल सका, जो कि रूटीन में होता है, तो फिर आपकी पूरी कोलैप्स है ना, पूरी टीम होती चली जाती है। बड़ी अच्छा सर आपने पॉइंट दिया है, और ओपनर्स का हमने कितना ख्याल रखा है उस पर बात करेंगे, बिकॉज हमने हमारे, अगर अभी फौरन आपके टॉप ऑफ माइंड आएगा कि समी असलम कहाँ गए, शान मसूद के साथ आप क्या कर रहे हैं, जब टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा खेला तो वो इमाम क्यों खेल रहा है और फ़खर जमान क्यों खेल रहा है, आपने शान मसूद को क्यों नहीं ओपनिंग कराई। सो ये बड़े सवाल आते हैं, और ओपनर्स को किस तरह मैनेज करते हैं, आपकी ओपनिंग पूरी इमामुल हक के अराउंड घूमती है। सो वील टॉक अबाउट इट आफ्टर स्मॉल ब्रेक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन, वी हैव विद अस प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान के ओपनर्स के बारे में बात कर रहे थे, और एजाज फारूकी साहब ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि ओपनर्स आर द की प्लेयर्स। सरफराज ने बहुत बार कहा है, सरफराज अहमद ने, कि हमारी टीम को अगर अच्छे रन्स करने हैं तो हमें ओपनिंग स्टैंड मिलना चाहिए, हमें रन्स मिलने चाहिए ऊपर से, ताकि हम रन्स कर सकें, जो नहीं हो पा रहा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम अपने ओपनर्स का फारूकी साहब ख्याल नहीं रख पा रहे। हम ओपनर्स अच्छे आते हैं। जब समी असलम ने पहली इनिंग अपनी इंग्लैंड में खेली थी, तो आई रिमेंबर कि लोगों ने कहा था कि एक वेटरन क्रिकेटर की तरह उन्होंने खेला है जो उनकी इनिंग्स थी। हमने देखा कि शान मसूद की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। आप सरप्राइज हैं कि शान मसूद पहले वनडे का हिस्सा नहीं है? होना चाहिए था। देखिए, शान मसूद का अगर आप ये टेस्ट मैचेस में परफॉर्मेंस देखें तो वो हमेशा वनडे के स्टाइल पे खेलता है। सही, टेस्ट मैच में भी वनडे के स्टाइल पे खेलता है वो। तो इसको अगर वनडे में ट्राई किया जाए तो ये ओडीआई में बहुत कामयाब जाएगा ये तो। और साउथ अफ्रीका के पिचेस के लिए तो शान मसूद जो है ये बहुत ही फिट प्लेयर है, टेलर मेड है। बिल्कुल खिलाना चाहिए उसको। आप इसको ट्राई करें, और मैं समझता हूं कि अगर उसको ट्राई किया गया, हो सकता है कि अगले उसमें चांस दें इसको, और अगर ये खिलाया तो ये बहुत कामयाब जाएगा ये सर। क्योंकि हमारे जितने एक्सपर्ट्स आते हैं उनकी और हमारी बात किसी हद तक एक जैसी ही होती है कि ये कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। एशिया कप में जा रहे थे, सबने कहा कि आप एक स्पिनर शॉट जा रहे हैं, आपको हफीज़ को टीम का हिस्सा होना चाहिए। हमने नहीं। श्रीलंका में जब हम खेले, हमें ये था कि असगर टीम का हिस्सा है, उनको श्रीलंका से सीरीज हम 2-0 आ रहे हैं, असगर को खेलना चाहिए था, स्पिनर फ्रेंडली कंडीशन थी, नहीं खेला। फिर वो वाली बात जो आती है कि भाई कोच, कप्तान और चीफ सेलेक्टर उनकी मर्ज़ी के 3-3, 4-4 प्लेयर खेलते हैं, और फिर नतीजा हमारे सामने होता है कि कोच की मर्ज़ी के 1-2 प्लेयर होते हैं, कप्तान की मर्ज़ी के 1-2 प्लेयर होते हैं, चीफ सेलेक्टर की मर्ज़ी के 1-2 प्लेयर होते हैं। तो आप इमाम को नहीं हटा सकते, आप शादाब को नहीं हटा सकते। सो डू यू थिंक कि ये बड़ा दिखता है कि ऐसा कुछ है, ऐसा नेपोटिज्म हमारी टीम में है जिसका इवेंचुअली पाकिस्तान को खमियाजा भुगतना पड़ता है हार की सूरत में? मैं इसका नेपोटिज्म तो नहीं कहूँगा, मिस कैलकुलेशन कहूँगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब एक सीट पर आदमी बैठता है और उसको बड़े फैसले करना होते हैं, तो इतना बड़ा तो रिस्क नहीं ले सकता, चाहे रिश्तेदारी हो, जो कुछ भी हो। सही है। मगर बात ये होती है कि आप ग्राउंड पर जब आप जाते हैं और प्लेयर्स को देखते हैं, और जो आपकी दूसरी टीम होती है उनके साथ सिलेक्शन टीम में बहुत कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं, 2 जो हैं इनके बहुत कॉम्पिटेंट है ये। सही है। अगर ये तीनों के मशवरों से, और इंडिपेंडेंट कहा जाएगा, मशवरा दीजिए, मुझे डाउट है कि उनसे मशवरा बस फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया जाता है।
कॉम्पिटेंट हैं, ये ग्राउंड पर जाते हैं, दोनों जो है ग्राउंड पर जाते हैं और एक एक प्लेयर को चेक करते हैं ये लोग। ठीक है, तो उनसे सही मशवरा लिया जाए कि भाई आप बताइए क्या है। तो डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं ये बात रिजल्ट यही निकलेगा क्योंकि उनकी कैलकुलेशन होती है, उनकी कैलकुलेशन को मेरे ख्याल से वो इतनी अहमियत नहीं दी जाती है। सही है, जबान से नहीं कह सकते क्योंकि पीसीबी की कुछ ऐसी शराइत होती हैं, मगर मैं समझता हूं कि उनकी अहमियत को देखना चाहिए कि उनके जो सजेशंस हैं उसको सीरियस लेना चाहिए। ठीक है, जैसे शान मसूद का आपने बात की, इज ए वेरी गुड प्लेयर, इस वक्त फॉर्म में है, खासतौर से साउथ अफ्रीका के पिचेस के ऊपर इसकी फॉर्म में नजर आती है। अगर आप उसको खिलाएं उसको तो ये बहुत कामयाब। आपको सर लगता है कि यहाँ सरफराज को भी थोड़ा सा वो जाना चाहिए, ब्लेम जाना चाहिए कि एक प्लेयर इतना अच्छा टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म किया है और जैसे हम सब कह रहे हैं कि वो टेलर मेड हैं इन कंडीशंस के लिए साउथ अफ्रीका वाली, जिस तरह की वो प्रैक्टिस करके गए हैं शॉर्ट बॉल्स पे। आज भी हमने देखा कि ओलिवियर जब भी उनको चौके पड़े, आज तो बहुत मार खाई है उन्होंने, जब भी उनको चौके पड़े उन्होंने शॉर्ट बॉल ट्राई की है। फ़खर जमान आज भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुए। डू यू थिंक कि थोड़ा नाजायज़ भी है कि इस प्लेयर को ऐसी अच्छी फॉर्म में होते हुए आपने ओडीआई साइड का हिस्सा नहीं बनाया, और अगर आप यहाँ बनाते तो अगर आप वर्ल्ड कप की टीम डेवलप कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा ओपनर या अच्छा मिडिल ऑर्डर मिल जाता है शान मसूद की शक्ल में। मैं समझता हूँ कि आगे शान मसूद को मौका मिलेगा देंगे, और जहाँ तक फ़खर का आउट होने का है तो वो फ़खर भी कभी कभी ये होता है ना, जब सिक्सर मारने पर आता है तो फिर बैट उसका रुकता नहीं है, वो चाहता है हर बॉल पर सिक्सर मारे। तो वो उसके साथ ये हुआ कि सिक्सर मारा और फिर खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया। मारा तो बहुत अच्छा शॉट था, मगर वो प्लेयर जिस तरह से उसने कैच पकड़ा है वो भी बड़ा क्लास के कैच पकड़ा। फील्डिंग में साउथ अफ्रीका की टीम बड़ी है, और लेकिन टेस्ट मैचेस में तो बड़ी पुअर फील्डिंग रही है साउथ अफ्रीका। हमारी ज्यादा पुअर रही है। हमारी तो सर हमारी तो बात ही नहीं। बड़े मजे की बात है कि साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से अच्छा नहीं खेला, हम खराब खेला, हम उससे ज्यादा खराब खेले, इसलिए से हारे। और उससे पहले भी अगर आप देखिए सीरीज जो चली थी उसमें भी टीमें क्या खेल रही है, बहुत खराब परफॉर्मेंस कर रही है। हमारी टीम ने तय किया था कि हम उससे भी खराब करेंगे। तो वही हुआ रिजल्ट सारा। सर आपको लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हमारे, हम जैसे फ़खर जमान की बात करते हैं, हमने उनको टेस्ट क्रिकेट में डाल दिया, हमने शादाब को टेस्ट क्रिकेट में डाला, हमने हसन अली को टेस्ट क्रिकेट में डाला, हम शाहीन शाह अफरीदी भी टेस्ट क्रिकेट भी का भी हिस्सा हैं। डू यू थिंक के स्लाइटली अर्ली फॉर दीज प्लेयर्स टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, जितनी शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट है अगर उनको थोड़ा अर्सा उसी पे रखते और लॉन्गर फॉर्मेट के आपके जो 4 डे टूर्नामेंट के अच्छे प्लेयर्स थे उनको चांस देते तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता। बिल्कुल आपने सही कहा। ये काज़ीम ट्रॉफी की ही इसलिए जाती है कि आपको लॉन्गर फॉर्मेट के प्लेयर्स वहां से अवेलेबल हों और उनको ग्रूम करने में आपको आसानी हो। ये काज़ीम ट्रॉफी का मकसद ही ये होता है, वरना फिर बंद कर दे काज़ीम ट्रॉफी क्या फायदा। और सर अगर ये सब कर जाते हैं तो एक तो बैलेंस क्रिएट होता है, दूसरा आपकी क्रिटिसिज्म बहुत कम होती है। अगर वहाँ के कुछ यंगस्टर्स को आप अपनी जॉब को ही जस्टिफाई करने के लिए वहाँ के लोगों को आप चांस देते, वहाँ के टॉप परफॉर्मर्स को, तो आपको जैसे हमने देखा पीटर सिडल जैसा बॉलर ऑस्ट्रेलिया में, उसने हालांकि वो ही वाज डाउन एंड आउट लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, इज पार्ट ऑफ द टीम। ओडीआईज खेले उन्होंने, पाकिस्तान यूएई जब सीरीज़ हुई उसमें टेस्ट मैच भी उन्होंने खेले। हमारे यहाँ एजाज टीम है, उनको हम वो परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने राइट ऑफ कर दिया कि भाई आप पे क्रॉस लग चुका है, कुछ भी करते रहे आप। सही सो डू यू थिंक ये गलत है प्लेयर्स के साथ? नहीं, ये इनको सोचना चाहिए सिलेक्टर्स को और उनको चांस देना चाहिए, क्योंकि देखिए हम इस वजह से नहीं चाहते कि प्लेयर्स को चांस दी जाए कि उनका कैरियर है, उनकी ब्रेड एंड सर उनकी परफॉर्मेंस है ना, अगर परफॉर्मेंस है, जिसकी परफॉर्मेंस है उसको लें। ये अवाम है ना, इनका जो सोच होती है ये बेवकूफ़ नहीं होते। अवाम सोचती है, लोग क्रिकेटर के मामले में दीवाने हैं लोग, बिल्कुल सही बात, दीवाने। अरे आप गाड़ी में बैठे, ड्राइवर जब गाड़ी स्टार्ट करें, जब टीम हार रही होती है, तो मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में था, जब मैं जो एयरपोर्ट छोड़ने मुझे ड्राइवर जाता था, सबसे पहले वो कहानी कहते सर वहाँ बैठ कर सर आप उनसे कहिए इसको निकालें उसको निकालें। मैं कहते क्यों, पूरी कैलकुलेशन करके मुझे बताता सर उसने फला टेस्ट। मेरे एक ड्राइवर जिसकी इतने सोचता है, तो आप पढ़े लिखे लोग कितना सोचते होंगे। तो ये जो क्रिकेट का जो एक क्रेज है लोगों को, पढ़े लिखों को, तो वो एनालाइज करते हैं लोग। आप अगर बैठ कर बात करें, बड़ा एनालाइज करते हैं लोग, और उनकी एनालिसिस बहुत सही होती है। और मैं तो जब बोर्ड था, मेरी तो मुसीबत थी कि जहां खराब हो, फारूक साहब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी भी मैं नहीं हूं मगर अभी भी कहते फारूक साहब क्या हो रहा है, सबको जवाब देना पड़ता है मुझे। सही बात, ठीक है भी, जो है सो है। और सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी कभार आप गपशप कर रहे होते हैं, क्रिकेट की बात कर रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो चीज़ है ना ये रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। बिल्कुल काइंड ऑफ स्टेटिस्टिक्स होती हैं, उसमें डिस्कशन होती हैं, वो लगता है कि यार लोगों को कितना शौक है क्रिकेट का। आपको लगता है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है इतना क्रिकेट लविंग नेशन में इस तरह की बायसनेस होना, इस तरह परफॉर्मेंसेस को इग्नोर करना? कभी कभी आपको लगता है कि थोड़ा सा अनफेयर? बिल्कुल लगता है, कभी कभी वाकई लगता है
कि जब सिलेक्शन हुआ करे तो उनको कुछ ऐसा बनाए, लोगों के ओपिनियंस को भी लें और ओपिनियंस को देखें कि ओपिनियंस क्या हैं। सही है। फिर उसके बाद अपने एक्सपर्टीज को इस्तेमाल करें और देखिए कि अपने, देखिए एक आदमी का अपनी कैलकुलेशन होती है, अपना तजर्बा होता है, वो अपनी जगह है। सही है। मगर जब अवाम का जो कैलकुलेशन होती है उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। सही है। देखें कि अवाम के उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। ठीक है। अगर मैटर करती है तो ठीक है, नहीं करती तो आप उसको हटा दें, उसको सिलेक्शन आप अपनी बुनियाद पर करें उसको, मगर चेक तो करें ना। बिल्कुल। अवाम किस प्लेयर के बारे में क्या कह रही है, आपकी वहां नजर जा रही है नहीं जा रही है, ये सारी चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। सर आपको लगता है कि थोड़ा सा जैसे सरफराज अहमद कप्तान बने, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीती, ही समबडी हु कम्स फ्रॉम अ प्रोसेस, अंडर 19 के कप्तान रहे, PIA के कप्तान रहे, उसके बाद पाकिस्तान को भी कामयाबियाँ दिलवाई उन्होंने, लेकिन हमने देखा है कि कप्तान बनने के बाद जो है वो ग्रूमिंग उतनी नहीं रही। हमने देखा है कि अगर आप इंडिया की बात करें, धोनी डजंट कम फ्रॉम अ वेरी हाई बैकग्राउंड, उन्होंने आके अपने आप को अडाप्ट किया हर सिचुएशन में, अच्छे कप्तान बने। विराट कोहली भी कोई इंजीनियर या डॉक्टर या बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो जब बात करते हैं, जब अपना विजन देते हैं, जब उन्होंने रवि शास्त्री को अपनी कोच बनाया, टीम का हिस्सा बनाया अपने साथ, तो उसके हम रिजल्ट्स देख रहे हैं। डू यू थिंक कि हमारे कप्तानों को ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, लेकिन एक बड़े ओहदे पे आने के बाद अडाप्ट करना, अपने आप को ग्रूम करना और अपने डिसीजंस में वो सॉलिडिटी दिखाना जो है ना, वो बड़ा लैकिंग है, जहाँ थोड़ा सा डिस्क्रेडिट इन कप्तान को भी जाता है कि आप अपने आप को बेहतर करें। मैं आपको वही बात बताई कि देखिए कप्तान एज ए बॉलर जब हमारे यहाँ बॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो जो मैदान में होता है, कप्तान की कामयाबी जो है वो फील्डिंग से होती है, फील्डिंग बॉलिंग इससे होती है, क्योंकि वो फौरन अब जब बैटिंग साइड जा रही थी वो सिर्फ ये कर सकता है कि बैटिंग ऑर्डर चेंज कर सकता है। सही कि ठीक है जी, ये हमने बैटिंग ऑर्डर दिया, अच्छा आप नहीं जाइए, जो हमारे कप्तान ने किया, अभी खुद नहीं गए, हिमात को भेज दिया, खुद नहीं गए, उसको ये तो कोशिश तो वो करता है, मगर बैटिंग में जब कोलैप्स होता है, ये बैट्समैन आउट होता है, उसका कप्तान मजबूर होता है, वो बेचारा अपने नाखून ही काट सकता है और क्या कर सकता है इसके अलावा। सही बात। तो वो परेशानी तो उसको है। अच्छा, उसका टेंशन क्या से उसके खेल पर भी असर पड़ रहा है उसके, तो इसको अब थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा इसको हर सूरत में। सही है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप तक टीम तैयार होगी इंशाल्लाह, और इन्हीं 5 जो वनडेज होंगे, मैं तो उम्मीद है, मुझे तो उम्मीद है पाकिस्तान सीरीज जीतेगा। हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान सीरीज जीतने के काफ़ी चांसेस हैं। और यहाँ पे इंडिया भी बड़ी अच्छी सीरीज जीत के गया साउथ अफ्रीका से, उनके स्पिनर्स ने बड़ा नचाया था साउथ अफ्रीका को। सो उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, अच्छी टीम डेवलप होगी और शान मसूद, आबिद अली जैसे टैलेंट्स को चांस मिलेगा। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी मुलाकात होती रहेंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका आने का। व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।